जय हिंद दोस्तों। तो आज हम जनरल अवेयरनेस की फोर्थ वीडियो लेकर के आए हैं। इससे पहले 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं जिसमें जनरल अवेयरनेस के मल्टीपल क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं, चाहे वो स्टैटिक जीके से रिलेटेड हो या करंट अफेयर्स बेस्ड हो। तो हर तरह के क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, जो कि बिल्कुल टारगेटेड बनाए गए हैं आरआरबी एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो आरआरबी की जितनी भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स है जो कि दिसंबर में अभी कंडक्ट किए जाएंगे, दिसंबर 2024 में, चाहे आरआरबी एएलपी हो, जेई हो, टेक्नीशियन ग्रेड 1 या 3, या फिर आरपीएफ एसआई हो, या फ्यूचर में आने वाले आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम्स या ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स, हर तरह के एग्ज़ाम्स में आप इनको यूज़ में ले सकते हैं। तो चलिए आज के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। आज भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, उनसे जुड़े हुए बाकी तथ्यों को भी जानने की कोशिश करेंगे। और आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे, ऐसे रेगुलर बेसिस पे आपको कंटेंट देखने को मिलेगा जो कि आरआरबी रिलेटेड होगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं एक बार। और बाकी प्लेलिस्ट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिसमें हमने जो साइंस के वीडियोस बनाए हैं या अदर सब्जेक्ट्स के जो भी वीडियोस हैं, सभी की लिंक आपको प्लेलिस्ट की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, विच अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिमूव द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से राइट टू प्रॉपर्टी को कब हटा दिया गया था, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। तो आप जानते हैं कि पहले फंडामेंटल राइट 7 हुआ करते थे, लेकिन अब घट करके 6 हो गए हैं। एक फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी अब हट चुका है। तो ये हट कर कब हटा था? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 44th अमेंडमेंट के द्वारा ये ऐसा हुआ था। 44th अमेंडमेंट के द्वारा ही हुआ था। अब देखिए 44th अमेंडमेंट और 42nd अमेंडमेंट हमारा काफ़ी हिस्टोरिक रहा है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनकी काफ़ी जगह है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े चेंजेस, 42nd अमेंडमेंट को तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कह दिया जाता है, क्योंकि इसमें इतने सारे चेंजेस हो गए थे। बात करें 44th अमेंडमेंट की, तो ये आपका हुआ था 1978 में। और 42nd अमेंडमेंट की बात करें तो ये आपका 1976 में हुआ था। कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स को ध्यान में रख लेते हैं जो कि आपके 44th अमेंडमेंट से जुड़ी हुई है, जो आप याद रख सकते हैं। पहला कि 42nd अमेंडमेंट के द्वारा आप जानते हैं कि पार्लियामेंट का जो टेन्योर है वो 5 साल से बढ़ा करके 6 साल कर दिया गया था। ठीक है, ये रिस्टोर हो गया था वापस 44th अमेंडमेंट के द्वारा। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रख लेंगे। और क्या ध्यान रख सकते हैं कि जो आप हमारा प्रियम्बल है उसमें आपने वो हमारा जो इमरजेंसी का प्रोविज़न है उसमें 3 टाइप की आपको इमरजेंसी बताई गई है, जिसमें आपने एक देखा होगा इंटरनल डिस्टर्बेंस जो टर्म है वो यूज़ किया गया है इमरजेंसी में, कि जो इंटरनल डिस्टर्बेंस के उस पे बिहाफ पे आपका इमरजेंसी लग सकता है, उस टर्म को एलिमिनेट करके नया टर्म आर्म्ड रिबिलियन वहाँ पर यूज़ किया गया। ठीक है, तो याद रखेंगे, रिप्लेस द टर्म इंटरनल डिस्टर्बेंस बाय आर्म्ड रिबिलियन इन रिस्पेक्ट ऑफ द नेशनल इमरजेंसी। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ये भी कब हुआ था? 44th अमेंडमेंट के द्वारा ही हुआ था ये, कि इंटरनल डिस्टर्बेंस टर्म को हटा करके आर्म्ड रिबेलियन वर्ड अब यूज़ होने लग गया। उसके बाद क्या याद रखना है आपको कि और भी पॉइंट आप याद रख सकते हैं, ये जैसे कि ये राइट टू प्रॉपर्टी एलिमिनेट हो गया था। ठीक है, और ये बाद में जाकर के आर्टिकल 300A में लीगल राइट के तौर पे अब बन गया है। ठीक है, ये पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। और एक और पॉइंट आप याद रखेंगे 44th अमेंडमेंट का, ये प्रोवाइडेड दैट द फंडामेंटल राइट्स गारंटेड बाय आर्टिकल 20 एंड 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी के वक्त में आर्टिकल 20 और 21 आपका नहीं सस्पेंड होगा। ये पॉइंट भी आपका इससे जुड़ा हुआ है। अब बात कर ले 42वें संविधान संशोधन की, जो कि 1976 में हुआ था, 1976 में। इसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं जिससे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। जैसे हमारे प्रियम्बल में 3 नए वर्ड ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी। ये तीनों वर्ड आपके 42nd अमेंडमेंट से ही ऐड हुआ था। और एक फंडामेंटल ड्यूटी का जो हमारा वो है पार्ट 4A, ये भी ऐड हुआ था आपका 42nd अमेंडमेंट के द्वारा ही। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद आप क्या ध्यान में रख सकते हैं कि इसने एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एंड ट्रिब्यूनल्स फॉर अदर मैटर, इसके लिए एक नया पार्ट 14A बना था। ये भी आपका 42nd अमेंडमेंट एक्ट से ही बना था। ठीक है, और जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है वो कर्टेल कर दी गई थी, रिट ज्यूरिसडिक्शन की। ये सब भी 42वें संविधान संशोधन से ही हुआ था। तो ये कुछ पॉइंट्स आप ध्यान में रखेंगे। नए DPSP ऐड किए गए थे इस 42वें संविधान संशोधन से। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस की भी शुरुआत हुई थी 42वें संविधान संशोधन से। ठीक है, तो ये 42nd और 44th को तो आप एक बार अच्छे से पढ़ ही लेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं। बाकी क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गुरु बिपिन सिंह इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ दीज डांस फॉर्म्स। ठीक है, गुरु बिपिन सिंह इनमें से किस डांस फॉर्म से जुड़े हुए हैं, कला से जुड़े हुए हैं? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मणिपुरी डांस। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? मणिपुरी डांस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज दैट द स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज पंचायत एंड एंडाउ देम with the such powers and authority as may be necessary to enable them to function as units of self government। ठीक है, तो इसकी चर्चा की गई है आर्टिकल 40 में, ये DPSP के अंतर्गत आता है। ठीक है,
तो ये आप याद कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, एक बार डीपीएसपी भी पढ़ लेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, हु हैज़ वॉन द नोबेल प्राइज़ फॉर केमिस्ट्री इन 2024। 2024 में नोबेल प्राइज़ का जो खिताब मिला है, इससे प्रश्न बनेंगे आपके, तो इसको एक बार आप देख लेंगे, ठीक है। तो केमिस्ट्री के क्षेत्र में किनको नोबेल प्राइज़ मिला है, तो आपके ऑप्शन नंबर ए देखिए, डेविड बेकर, इनको मिला है, ये सही है ऑप्शन आपका। ऑप्शन नंबर बी देखिए, ठीक है, डेमिस हैसाबिस, ठीक है, इनको भी मिला है, तो ये भी सही है, डिमाइस हैसाबिस, इनको भी मिला है। तीसरा देखिए, जॉन जंपर, इनको भी मिला है। तो इन 3 लोगों को केमिस्ट्री के क्षेत्र में यानी रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया है, जिसमें डेविड बेकर को कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिज़ाइन के क्षेत्र में दिया मतलब में शोध के लिए दिया गया है, और डेमाइस हैसेबेर की बात करें तो हैसेबिस की बात करें और जॉन जंपर, इनको प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन के लिए दिया गया है। वहीं बात करते हैं तो सही आंसर इसका ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ए बी सी तीनों ही करेक्ट है, इन तीनों को मिला है आपका केमिस्ट्री के क्षेत्र में, इनको आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट फिजिक्स में अगर बात करें तो जॉन हॉपफील्ड को दिया गया है, और जियोफ्रे हिंटन, इनको दिया गया है। इन 2 व्यक्तियों को फिजिक्स के क्षेत्र में आपको नोबेल प्राइज़ दिया गया है। इन्होंने क्या शोध किया था, तो मशीन लर्निंग का यूज़ किया है विद आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, फिजिक्स के क्षेत्र में इन 2 लोगों को दिया गया है। अब बात कर लेते हैं एक बार मेडिसिन में, तो मेडिसिन में भी 2 लोगों को मिला है यहाँ पर नोबेल प्राइज़, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुवकॉन, ठीक है। विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुवकॉन को मिला है मेडिसिन के क्षेत्र में फॉर डिस्कवरी ऑफ माइक्रो आरएनए एंड इट्स रोल इन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन, ठीक है। इसमें इनको शोध के लिए यहाँ पर नोबेल प्राइज़ मिला है मेडिसिन के क्षेत्र में, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुवकॉन को, ठीक है। नेक्स्ट लिटरेचर में किनको मिला है, तो इस बार हैन कांग को मिला है, ठीक है। ये फीमेल हैं और साउथ कोरिया की हैं, ठीक है। तो लिटरेचर के क्षेत्र में इनको मिला है। नोबेल पीस प्राइज़ की बात करें तो निहोन हिडन कायो, इनको मिला है, ठीक है। इस पॉइंट को भी याद रखेंगे, निहोन हिडन कायो, ठीक है, ये नोबेल पीस प्राइज़ इनको मिला है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं, और ये सारे लेटेस्ट थे 2024 वाले। व्हाट इज़ द चाइल्ड सेक्स रेशियो इन इंडिया इन 2011 सेंसस। 2011 के सेंसस से भी प्रश्न बनते हैं आपके, तो कह रहा है कि 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या था भारत में, तो सही आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 914 फीमेल्स पर 1000 मेल्स, ठीक है। ये चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात की जा रही है, ठीक है। अगर नॉर्मल सेक्स रेशियो की अगर बात की जाए एडल्ट्स की, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 940 फीमेल्स पर 1000, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 940 फीमेल्स पर 1000, बट अभी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं चाइल्ड सेक्स रेशियो की, ठीक है। उसके बाद देखिए लिटरेसी रेट की बात भी बात कर लेते हैं 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। तो उस टाइम पे भारत की लिटरेसी रेट 82.14% थी मेल्स की, फीमेल्स की थी 65.46% और ओवरऑल 74% लिटरेसी रेट था इंडिया का। उसके बाद बात कर लेते हैं कि हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी किस स्टेट की थी 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, तो बिहार की थी, ठीक है। लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अरुणाचल प्रदेश की थी, हाईएस्ट सेक्स रेशियो केरला का था, और हाईएस्ट सेक्स रेशियो और लोएस्ट सेक्स रेशियो आपका हरियाणा का था, ठीक है। उसके बाद हाईएस्ट पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश, लोएस्ट पॉपुलेशन सिक्किम की थी, ठीक है। और कमिश्नर कौन थे 2011 के सेंसस के, याद रखेंगे CM चंद्रमौली वॉज द रजिस्ट्रार जनरल और हेड और कमिश्नर ऑफ द 2011 सेंसस, ठीक है। ये पॉइंट्स भी आप ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। राजा राम मोहन रॉय फाउंडेड अ रिफॉर्म एसोसिएशन नोन एज ब्रह्मो समाज या ब्रह्म समाज, जो कि बाद में ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया, इन विच ईयर, ठीक है। तो किस वर्ष में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1828 में किया था इन्होंने। अब ये फाउंडर और उनके द्वारा जो फाउंड किया गया ऑर्गेनाइजेशन है या एसोसिएशन है, इनसे प्रश्न बनते हैं काफ़ी। तो ये मैं सारे जितने भी इंपॉर्टेंट है पेपर में आने के चांस है उन सभी को एक साथ लिख दिया है, आप इनको एक बार देख लेंगे। जैसे देखिए इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की थी, ब्रह्म समाज की स्थापना अभी हमने देखा राजा राम मोहन राय ने की थी, तत्वबोधिनी समाज की सभा की जो स्थापना है वो देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात करें तो ये हेलेना ब्लावत्स्की ने किया था, ठीक है। धर्म सभा ये राधाकांत देव ने इसकी स्थापना की थी धर्म सभा की। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी, और बेतून स्कूल की जो स्थापना है वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने की थी, और स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ की स्थापना की थी। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान में रखेंगे, इनसे भी आपके प्रश्न बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट डज द लेटर M स्टैंड फॉर द MRTP एक्ट इन 1969। 1969 में बना MRTP एक्ट में M का अर्थ क्या है, ठीक है। तो M का अर्थ हो जाएगा आपका मोनोपोलीज, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट फुल फॉर्म इसका क्या है, मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, ठीक है, जो कि 1969 में ये एक्ट बना था। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द हाईएस्ट हिंदू पॉपुलेशन परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन में सबसे अधिक हिंदू आबादी किस राज्य की थी? करेक्ट आंसर आपका हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर इसका हिमाचल प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन वाज स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च। स्वच्छ भारत मिशन कब लॉन्च किया गया था? तो स्वच्छ भारत मिशन आपका गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया था। उस टाइम के करंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा राजघाट में एक पब्लिक उसमें सभा में उन्होंने ये अनाउंस किया था, राजघाट में, दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, जिसका एम था कि 2019 तक भारत को स्वच्छ भारत बनाना है। ठीक है, 2019 तक। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अराउंड विच ईयर डिड द कंस्ट्रक्शन ऑफ ताज कॉम्प्लेक्स बिगिन। ठीक है, ताजमहल कॉम्प्लेक्स की बनने की शुरुआत कब हुई थी? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1632 AD जहांगीर ने बनवाया था। शाहजहां ने बनवाया था ताजमहल को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। अशोक राज सिकदेल, ठीक है, अशोक राज सिकदेल हैज़ बिन अपॉइंटेड एज न्यू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। किस देश के नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हैं अशोक राज सिकदेल? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नेपाल हो जाएगा। ठीक है, अब नेपाल के अभी के करंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो केपी शर्मा ओली है, जो कि चौथी बार लगातार प्राइम मिनिस्टर बने हैं। चाइना के शी जिनपिंग प्रेसिडेंट है, आप जानते हैं। श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं आपके अरुणा कुमारा, ठीक है, दिसैनायके। ठीक है, अरुणा कुमारा दिसैनायके। श्रीलंका काफ़ी न्यूज़ में रहा था, तो इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, और अभी बांग्लादेश भी काफ़ी न्यूज़ में है, तो बांग्लादेश के नए प्राइम मिनिस्टर जो बने हैं उसका नाम आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अभी करंट टाइम में शेख हसीना के बाद अभी बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? अभी अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें यहाँ पर, तो भारत में चीफ ऑफ आर्मी अभी कौन है? तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं। चीफ ऑफ नेवी आपके एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं। चीफ ऑफ एयरफोर्स आपके एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह हैं। और CDS आपके जनरल अनिल चौहान हैं। ये पॉइंट्स भी आप ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आते हैं। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। फंडामेंटल राइट आपके भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो भाग 3 यानी पार्ट 3 में है, जिसमें आर्टिकल 12 से 35 तक आपके फंडामेंटल राइट्स का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं। IPCC इज़ द यूनाइटेड नेशन बॉडी फॉर असेसिंग द साइंस रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। ठीक है, IPCC स्टैंड्स फॉर, तो IPCC का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर? ठीक है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ICC का? इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आते हैं। नाइल रिवर वॉज नोन एज द बैकबोन ऑफ विच कंट्री। नाइल रिवर किस देश की बैकबोन यानी रीढ़ कही जाती है? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, इजिप्ट हो जाएगा। नाइल रिवर, ठीक है, नाइल रिवर दुनिया की सबसे लंबी नदी भी है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, नाइल रिवर है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आते हैं। द बराबर केव्स, द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केव्स इन इंडिया, मोस्टली बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स। ठीक है, जो बराबर की गुफाएं हैं, जो कि अभी के समय की सबसे पुरानी मतलब जीवित रॉक कट केव है, जो कि किस काल में बनी थी, किस शासनकाल में बनी थी, किनके शासनकाल में? तो सही आंसर इसका मौर्य डायनेस्टी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। मौर्य शासक अशोक ने इसकी शुरुआत की थी, इन्होंने बनवाया था बराबर की गुफाएं आजीविकों के लिए। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। और बुद्धिस्ट लोगों के लिए काफ़ी मतलब होली प्लेस था, उनके ठहरने के लिए स्थान था ये बराबर की गुफाएं, कि बुद्धिस्ट मॉन्क उसके अंदर आकर के ठहरेंगे। हालांकि जैन और हिंदू लोग भी उसके अंदर रहे बाद में जा कर के। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। प्रेजेंट टाइम में बिहार के जहानाबाद में है। ठीक है, ये गया के आसपास का इलाका है, वहाँ पर ये आपका पड़ता है, और फल्गु नदी के किनारे में ये बना हुआ है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रख सकते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द नवरत्न एट विक्रमादित्य कोर्ट। ठीक है, किंग विक्रमादित्य के कोर्ट में नवरत्न के यानी जो उनके 9 मिनिस्टर्स थे, उनके कौन इनमें से कोई एक पार्ट नहीं है? कौन से नहीं है? पहली बात तो विक्रमादित्य चंद्रगुप्त सेकंड को कहा जाता था, जो कि मौर्य डायनेस्टी के 3rd रूलर थे। सबसे पहले चंद्रगुप्त फर्स्ट आए आपके, उसके बाद आपके समुद्रगुप्त आए, फिर उनके जो सन हुए वो आपके चंद्रगुप्त सेकंड हुए। ठीक है, सबसे पहले फाउंडर आपके श्रीगुप्त थे। ठीक है, तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। तो ये गुप्ता डायनेस्टी की बात की जा रही है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ए। ठीक है, तो सही आंसर इसका आपका हो जाएगा सूरदास। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सूरदास। बाकी ये 9 नवरत्नों में 9 मिनिस्टर कौन थे? तो सूरदास किनकी कोर्ट में रहा करते थे, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये बनेगा आपका। चंद्रगुप्त या विक्रमादित्य, ये जो इनके नवरत्ना थे, उनमें कौन कौन से मिनिस्टर थे? तो देखिए, अमर सिम्हा
पहले, धन्वंतरी सेकंड, ठीक है। उसके बाद घटर घटर पारा, ठीक है, ये आपके थर्ड हो गए। उसके बाद कालिदास, ये भी चंद्रगुप्त के ही कोर्ट में थे, विक्रमादित्य। ये दो क्वेश्चन बनते हैं आपके, कालिदास किन के कोर्ट में थे और वाराहमिहिर किन के कोर्ट में थे, तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। बाकी वरुचि हो गया, वेताल भट्ट हो गया, ठीक है, और छपांका और शंकु, ये आपके ऑप्शंस हो गए जो कि विक्रमादित्य के नवरत्न में शामिल थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ कंडीशन लेड डाउन इन द गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट जो कि 1931 में हुआ था, ठीक है, इसमें आपका, और यही वो टाइम था जब भगत सिंह की और उनकी फांसी भी होने वाली थी, ठीक है। तो यही वो वक्त है, गांधी इरविन पैक्ट जो हुआ था, इसमें से इनमें से कौन सा प्रोविज़न इसमें नहीं था, ठीक है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा आपका विड्रॉल ऑफ टैक्स ऑन खादी प्रोडक्शन। ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं था इसमें गांधी इरविन पैक्ट में, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आपके थे गांधी इरविन पैक्ट से जुड़े हुए। स्टॉप द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रोक दिया जाएगा। रिमूवल ऑफ सॉल्ट टैक्स अलाउइंग टू प्रोड्यूस, ट्रेड एंड सेल लीगली, और पार्टिसिपेशन इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो ये तो सही है, ठीक है। तो ये आपके 3 ऑप्शन सही हैं, बाकी ऑप्शन नंबर सी गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ओवर हाउ मेनी इंडियन स्टेट डज द डेक्कन प्लेटू एक्सटेंड। डेक्कन प्लेटू आप जानते हैं कि हमारे सदर्न इंडिया में लाई करता है, ये इधर एक ट्रायंगुलर सा रीजन बनता है डेक्कन प्लेटू, ठीक है। तो ये डेक्कन प्लेटू किन किन राज्यों में फैला हुआ है, ठीक है, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 8 राज्यों में फैला हुआ है। कौन से 8 राज्य हैं? तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। इन राज्यों में आपके डेक्कन प्लेटू एक्सटेंड हो रखा है। क्वेश्चन नंबर 18 थे देखिए, क्लॉडिया सिनबॉम बिकम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ, ठीक है। क्लॉडिया सिनबॉम जो है वो पहली महिला राष्ट्रपति बनी है किस देश की? तो मैक्सिको की बनी है, और मैक्सिको की करेंसी है मैक्सिकन पीसो, और कैपिटल है मैक्सिको सिटी, याद रखेंगे आप, ठीक है, क्लॉडिया सिनबॉम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है, in September 2024, who among the following was unanimously re-elected as the chairperson of the Parliamentary Committee on Official Language, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका अमित शाह हो जाएगा, जो कि पहले भी थे, ठीक है। तो अमित शाह इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, चेयरपर्सन ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सदर्न मोस्ट ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड। लक्षद्वीप आइलैंड के सबसे साउथ में कौन सा आइलैंड पड़ता है? तो सही आंसर इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिनिकॉय, ठीक है। लक्षद्वीप आइलैंड के सबसे दक्षिणी छोर पे कौन सा आइलैंड है आपका? तो वो है आपका मिनिकॉय, ठीक है। और यहाँ से और भी प्रश्न आप याद रखें कि सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी इन टर्म्स ऑफ एरिया, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश आपका लक्षद्वीप है, और सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका जम्मू एंड कश्मीर है। मोस्ट पॉपुलेटेड अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो दिल्ली है। सबसे कम पॉपुलेटेड आपका लक्षद्वीप है, और सबसे लीस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाला वो अंडमान एंड निकोबार है, ठीक है, और हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी आपका दिल्ली है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ आते हैं, विच ऑपरेशन हैज़ बीन स्टार्टेड बाय द इंडियन एयरफोर्स टू एक्सटिंग्विश द फोर्स फायर नियर नैनीताल इन उत्तराखंड। अभी हाल ही के दिनों में उत्तराखंड के नैनीताल में के जंगलों में काफ़ी भयानक आग लग गई थी। उसको रोकने के लिए भारतीय एयरफोर्स ने किस ऑपरेशन को शुरू किया था, किस नाम से ऑपरेशन स्टार्ट किया था? तो बाम्बी बकेट ऑपरेशन स्टार्ट किया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, द पीर पंजाल रेंज इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज। पीर पंजाल रेंज किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में लाया करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जम्मू एंड कश्मीर में लाया करता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, पीर पंजाल रेंज जम्मू एंड कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब आपसे पूछा जा रहा है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आर्टिकल 338 ए। अगर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट पूछा जाता तो आर्टिकल 338 हो जाता। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब तो आर्टिकल 338 ए, और नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास तो आर्टिकल 338 बी, ठीक है। ये तीनों ही आप याद रखेंगे। 2004 से पहले ये आर्टिकल नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब दोनों एक ही था, बट 2004 में ये अलग हो गए, सेपरेट हो गए। और ये नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास ये 1993 में बना था, जब ओबीसी को 27% रिजर्वेशन मिला था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट कैन बी इनिशिएटेड इन, यानी राष्ट्रपति का इम्पीचमेंट जो है, यानी उनको उनके पद से हटाना, महाभियोग, ये कहाँ पे इनिशिएट हो सकता है, यानी इसकी शुरुआत कहाँ पर हो सकती है? तो किसी भी हाउस में हो सकती है, पार्लियामेंट के, लोकसभा या राज्यसभा, किसी में भी आपका ये इम्पीचमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच ऑफ द माउंटेन रेंज, ठीक है। कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो किस
माउंटेन रेंज में आता है। तो सही आंसर इसका अरावली हो जाएगा, जो कि आपके राजस्थान के इलाके में है, राजस्थान में है, राजस्थान राज्य में कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और यह भी चर्चा में इसलिए बना हुआ है क्योंकि ये जो है कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो 6th टाइगर रिजर्व भी बनने वाला है अभी राजस्थान स्टेट का। इससे पहले 5 टाइगर रिजर्व ऑलरेडी हैं राजस्थान के, जो कि है सरिस्का, रणथंभौर, ठीक है, और उसके बाद मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़, ठीक है, विषधरी एंड धौलपुर करौली, ठीक है। ये 5 पहले से ही टाइगर रिजर्व है, बट छठा रिजर्व आपका कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनने वाला है, जो अरावली रेंज में लाई करता है राजस्थान के। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, विच कंट्री हैज़ लॉन्च न्यू रिसर्च सैटेलाइट, ठीक है, चमरान कामरान फर्स्ट इनटू ऑर्बिट, ठीक है। तो कामरान फर्स्ट ऑर्बिट में किस देश ने लॉन्च किया है? ये 550 किलोमीटर की ऊंचाई पे ऑर्बिट में लॉन्च किसने किया है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए ईरान हो जाएगा। ईरान के बारे में कुछ पॉइंट ध्यान में रखेंगे। अच्छा, ये कामरान फर्स्ट जो आपका है ये किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो कयम 100 से लॉन्च किया गया है, ठीक है। कयम 100 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया है। ये एक रिसर्च सैटेलाइट है और ईरान की कैपिटल तेहरान है और करेंसी रियाल है। प्रेसिडेंट आपके मसूद पेजिशिकियन, ठीक है। मसूद पेजिशिकियन अभी इस टाइम पे इसके प्रेसिडेंट है ईरान के। जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं वो काफ़ी न्यूज़ में बने हुए हैं, तो इनको एक बार आप पढ़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टीचर्स ऑफ चिश्ती सिलसिला शेख मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह इज़ लोकेटेड एट। तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह आपका किस जगह पर है? तो अजमेर में है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, व्हाट काइंड ऑफ टैक्स इज़ जीएसटी? जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है? तो जीएसटी आपका एक इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि आया था 1 जुलाई 2017 को आपका इफेक्ट में आया था, ठीक है। तो याद रखेंगे 2017 में ही पार्लियामेंट में इसे पेश किया गया और 1 जुलाई 2017 से ये लागू हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हाईएस्ट पीक इन इंडिया? भारत में पूछा जा रहा है कि भारत का सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है? करेक्ट आंसर इसका कंचनजंगा हो जाएगा, ठीक है। नंबर 1 पे आपका माउंट एवरेस्ट आता है, जो कि जिसकी हाइट 8,849 मीटर है। नंबर 2 पे आपका वर्ल्ड में आता है K2, ठीक है। नंबर 1 पे वर्ल्ड में आता है माउंट एवरेस्ट, नंबर 2 पे आता है आपका K2 जो जिसकी हाइट 8,611 मीटर है। और अगर नंबर 3 पे वर्ल्ड में बात करें तो कंचनजंगा आता है जिसकी हाइट 8,586 मीटर है और ये भारत का सबसे ऊंचा माउंटेन पीक है। आज के लास्ट प्रश्न की तरफ आते हैं, जो कि है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बुक रिटन बाय अर्नेस्ट मैके? अर्नेस्ट मैके जो आप जानते हैं कि ये हमारे पुरातत्वविद रहे हैं और अबाउट आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन इन्होंने कौन सी किताब लिखी है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फर्दर एक्सकेवेशन एट मोहनजोदारो, ठीक है। फर्दर एक्सकेवेशन एट मोहनजोदारो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1922 में इसकी खोज राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई थी, ठीक है। और 1921 में आपका जो है वो हड़प्पा की खोज किया गया था दयाराम साहनी के द्वारा। तो ये पॉइंट्स पे आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अर्नेस्ट मैके इससे ही जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जिन्हें आज हमने आपके साथ डिस्कस की। थैंक यू सो मच।